हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट यूनिट 4 4.3 द रेड हेडेड लीग पार्ट 1 मिस्टर विल्सन स्टोरी। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में है। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ पार्ट 1 कराने वाली हूँ और इसके बाद वाले सेकेंड वीडियो में पार्ट 2। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स इसी वीडियो के एंड में आपको मिल सकते हैं और नेक्स्ट जो पार्ट होगा उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दूंगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा से मेरी आप लोगों से रही है कि अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप नए नए लेसन्स मेरे रेगुलरली अपडेटेड रहें मेरे लेसन से। और साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल के ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं। द रेड हेडेड लीग ये एक सस्पेंस की स्टोरी है, थ्रिलर है, एंड में सस्पेंस है। इसके अंदर बहुत मजा आएगा। मैं सस्पेंस अभी नहीं खोलूंगी, मैं सस्पेंस एट द एंड ही आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं मिस्टर विल्सन स्टोरी। शर्लॉक होम्स एक जाना माना डिटेक्टिव है और इस डिटेक्टिव की जितनी भी स्टोरीज है, जितनी भी कहानियां हैं, वो सभी कही गई है डॉक्टर वॉटसन द्वारा। शर्लॉक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन काफी करीबी दोस्त हैं और शर्लॉक होम्स हमेशा अपने सभी स्टोरीज डॉक्टर वॉटसन के साथ शेयर करते हैं और हमेशा उनसे ही पूछते हैं कि क्या करना चाहिए या उनकी क्या राय है, उनका क्या ओपिनियन है। तो ये डॉक्टर वॉटसन द्वारा कही गई ये स्टोरी है शर्लॉक होम्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 मिस्टर विल्सन्स स्टोरी। When I called upon my friend Mr. Sherlock Holmes, he was conversing with a visitor who was an elderly man with fiery red hair. यानी ये डॉक्टर वॉटसन बोल रहा है, डॉक्टर वॉटसन ही ये पूरी स्टोरी बता रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जब मैं अपने फ्रेंड से मिलने गया उनके घर पे, तब वो किसी एक विजिटर से बात कर रहे थे और ये विजिटर थोड़ा सा बूढ़ा सा आदमी था, एक एल्डरली आदमी था और उसके काफी घने बाल थे, जो फ्यूरी रेड हेयर था, मतलब उसके रेड बाल थे एकदम। और जो मेहंदी लगाने पे कैसा रेड कलर आ जाता है एकदम बालों का बुढ़ापे में, बिल्कुल उसी तरह का एकदम रेड रेड उसके बाल थे। Holmes introduced me to the visitor, Mr. Jabez Wilson. He was a pawnbroker. Holmes asked him to repeat his story for me. He began by showing us an advertisement in a newspaper. It read as follows. अब होम्स ने, जैसे ही मैं उनके घर पे गया उनसे मिलने, तो होम्स ने मुझे उस विजिटर से इंट्रोड्यूस करवाया। तो और होम्स ने कहा कि ये है मिस्टर जबेज विल्सन। मतलब हम जैसे कोई आता है हमारे घर पे तो हमारे घर पे जितने भी लोग हैं हम उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये है, वो है। तो वैसे ही डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स काफी अच्छे फ्रेंड्स थे और डॉक्टर वॉटसन हमेशा शर्लॉक होम्स के घर पे आते जाते रहा करते थे, क्योंकि शर्लॉक होम्स एक डिटेक्टिव थे। उनके घर पे और भी ऐसे कई लोग आते थे जो कोई चीज पता लगाना चाहते हो, कुछ फाइंड आउट करना चाहते हो, कुछ मिसिंग चीज ढूंढना चाहते हो। तो वैसे ही जब भी कोई आता था तो डॉक्टर वॉटसन के साथ जरूर उनका इंट्रोडक्शन करवाते थे। तो शर्लॉक होम्स ने वही किया, डॉक्टर वॉटसन के साथ मिस्टर विल्सन, दैट इज मिस्टर जाबेज विल्सन का इंट्रोडक्शन कराया। और जाबेज विल्सन ही वॉज अ पॉन ब्रोकर। ना व्हाट डू यू मीन बाय अ पॉन ब्रोकर? पॉन ब्रोकर मतलब अभी जैसे मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल, ये हम जो बोलते हैं गोल्ड लोन्स या फार्म लोन्स या हाउस लोन्स, हम लोन किसी से लेते हैं लेकिन उसके बदले में हम कुछ गिरवी रखते हैं। तो पॉन ब्रोकर वो होते हैं जो कोई चीज, हमारी कीमती चीज अपने पास रखते हैं और उसके बदले में हमें पैसे देते हैं, लेंड करते हैं हमें मनी, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। और वो चीज जो हमने कीमती चीज उनके पास रखी है वो तब तक अपने पास रखेंगे जब तक कि हम उनके सारे रुपए उनको वापस ना लौटा दें। तो एक तरह से कहा जाए कि ये एक मनी लेंडर थे जो कोई चीज गिरवी रखकर लोगों को लोन देते थे। तो ही वॉज पॉन ब्रोकर। तो व्हाट वॉज मिस्टर विल्सन्स ऑक्यूपेशन और व्हाट वॉज हिज वर्क? मिस्टर विल्सन वॉज अ पॉन ब्रोकर। ये आपको एग्जाम में 1 वर्ड आंसर के लिए पैसेज दिया जाता है तो उसमें से आपको ऐसा पूछ सकते हैं। और व्हाट वॉज हिज वर्क, व्हाट वॉज मिस्टर विल्सन्स वर्क? ही वॉज अ पॉन ब्रोकर। तो होम्स ने क्या कहा, शर्लॉक होम्स ने क्या कहा मिस्टर विल्सन को कि ये डॉक्टर वॉटसन है और आप इनको अपनी स्टोरी शुरू से समझाइए। जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपकी डाउट है, डिफिकल्टी है, जो भी आपके
दिमाग में चल रहा है वो सब कुछ इनको डॉक्टर वॉटसन को एक बार फिर से बता दीजिए। तो मिस्टर विल्सन ने स्टार्ट किया अपनी स्टोरी। उन्होंने एक न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट से अपनी स्टोरी स्टार्ट की, वो बताते हुए। अभी न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट हम कई बार देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं और इनमें कई बार वैकेंसी से रिलेटेड एड्स भी आते हैं कि इस जगह पे ये चाहिए, वो चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो और स्पेसिफिकेशन दिया रहता है उसके अंदर। तो आप कोई भी न्यूज़पेपर देखोगे तो उनमें एक पर्टिकुलर कॉलम रहता ही है। तो ये एडवर्टाइजमेंट क्या था? टू द रेड हेडेड लीग। टू द रेड हेडेड लीग। अभी लीग का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया है, लीग का मतलब होता है एक एसोसिएशन, जो कोई एक फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल होता है कि जो फॉर्मली उन्होंने ये ग्रुप बनाया हो। लीगली, फॉर्मली हम बोल सकते हैं या लीगली बोल सकते हैं, लीगली कोई ग्रुप बनाया हुआ हो किसी का, तो ये किसे कहा गया है? टू द रेड हेडेड लीग। यानी जितने भी रेड हेडेड पीपल है, जिनके भी बाल लाल है, उन सभी लोगों के लिए। देयर इज अ वैकेंसी फॉर अ मेंबर ऑफ द लीग। लीग में एक मेंबर की वैकेंसी है। वैकेंसी है मतलब जगह खाली है, कोई भी काम में इंटरेस्टेड हो तो वो यहाँ पे आ सकता है। एंड द सैलरी इज £4 अ वीक फॉर नॉमिनल सर्विसेज। और नॉर्मल सर्विसेज के लिए उनको सैलरी कितने देंगे? £4। रेड हेडेड मैन may apply in person on Monday at 11 o'clock to Duncan Rose at the office of the League, 7 Fleet Street। और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी को अप्लाई करना है इस नौकरी के लिए तो वहां पर एड्रेस वगैरह सब मेंशन है। तो यानी रेड हेडेड, जो भी रेड हेडेड मैन है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये वैकेंसी थी। तो जो भी रेड हेडेड मैन है वो अप्लाई कर सकते हैं इन पर्सन। ना अप्लाई इन पर्सन मतलब खुद जाना, किसी के थ्रू या पोस्ट के थ्रू लेटर नहीं भिजवाना है, खुद जाना है। अप्लाई इन पर्सन ऑन मंडे। कब बुलाया गया है? मंडे। कितने बजे? एट 11 o'clock। कहां पर? टू डंकन रोज एट द ऑफिस ऑफ द लीग। तो डंकन रोज जो आदमी है, किससे मिलना है? डंकन रोज से मिलना है। कहां पर? लीग के ऑफिस में, ऑफिस ऑफ द लीग, 7 फ्लीट स्ट्रीट। ऑफिस कहां पर है? दिस इज द ऑफिस एड्रेस, 7 फ्लीट स्ट्रीट। The advertisement had appeared in newspaper 2 months ago. Mr. Wilson's assistant, Vincent Spaulding, had shown it to him. Mr. Wilson liked his assistant Spaulding. He was smart, efficient, and worked for only half the normal wages. But the assistant also had his faults. Every now and then, he left work and went down into the cellar to develop photographs. Photography was his फोटोग्राफी वॉज इज हॉबी। नाउ ये जो एडवर्टाइजमेंट ये बता रहे हैं, जो मिस्टर विल्सन जो एडवर्टाइजमेंट बता रहे हैं, वो 2 महीने पहले आया था एक न्यूज़पेपर में। और ये किसने बताया था मिस्टर विल्सन को एडवर्टाइजमेंट? उनके असिस्टेंट मिस्टर स्पॉल्डिंग ने, विंसेंट स्पॉल्डिंग। तो मिस्टर विल्सन का एक असिस्टेंट था, यानी मिस्टर विल्सन को उनके काम में हेल्प करने के लिए एक आदमी रखा था उन्होंने, जिसका नाम था विंसेंट स्पॉल्डिंग। और विंसेंट स्पॉल्डिंग ने मिस्टर विल्सन को बताया था एडवर्टाइजमेंट, और उन्होंने ये भी कहा था कि आपको ये जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, जाना चाहिए। अब स्पॉल्डिंग, अकॉर्डिंग टू मिस्टर विल्सन, वो काफी स्मार्ट था, एफिशिएंट था, मतलब अच्छे से काम करता था बिना कोई नुकसान किए, और सिर्फ आधी पगार में काम करता था। ही वुड वर्क फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस। तो इसीलिए स्पॉल्डिंग उनको पसंद था, वो स्पॉल्डिंग को उन्होंने रखा था। और लेकिन एक कमी थी उनके असिस्टेंट में, स्पॉल्डिंग में, वो ये थी कि वो बार बार है ना नीचे चला जाता था सेलार में। सेलार मतलब अंडरग्राउंड हम बोल सकते हैं। वहां बार बार नीचे जाता था सेलार में, ताकि वो अपने फोटोग्राफ्स को डेवलप कर सके। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, फोटोग्राफी उसकी हॉबी थी। तो ये जो है ना बहुत पुराने टाइम की स्टोरी है, इसीलिए कहा गया है टू डेवलप फोटोग्राफ्स। आज के ज़माने में बहुत क्विक है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन से हम क्विकली मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, उसका प्रिंट आउट भी निकल जाता है। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले कैमराज अलग होते थे, उससे फोटोग्राफ खींचते थे तो उनके नेगेटिव्स होते थे। एक रील होती थी, प्लास्टिक का फिल्म होता था, और उसको अंधेरे में रोशनी के थ्रू कुछ तो भी डेवलपमेंट का काम होता था, उसके बाद उनकी इमेजेस बनती थी, कॉपीज बनती थी। तो वो एक लंबा प्रोसेस था। आजकल तो वैसा कुछ नहीं है, आजकल तो एकदम फास्ट हो गया है। Spaulding showed the advertisement to Mr. Wilson and explained to him that an American millionaire
Mr. Ezekiel Hopkins had founded the famous Red-Headed League to help all redheads like himself. Spalding urged Mr. Wilson to apply for the job, so the two of them went to the address given in the advertisement. तो स्पॉल्डिंग ने जब ये एडवर्टाइजमेंट बताया मिस्टर विल्सन को, और उसने फिर ये भी एक्सप्लेन किया कि एक अमेरिकन मिलियनर, मतलब एक अमेरिका का बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति मिस्टर एजिकिया हॉपकिंस, वो अमेरिकन बिजनेसमैन जो मिलियनर है उसका नाम मिस्टर एजिकिया हॉपकिंस, उसने ये रेड हेडेड लीग फाउंड की है, मतलब बनाई है ये ऑर्गेनाइजेशन। और उसने क्यों बनाई है? ताकि वो अपने ही जैसे रेड हेडेड लोगों की हेल्प कर सके। एंड स्पॉल्डिंग अर्ज मिस्टर विल्सन टू अप्लाई फॉर द जॉब। स्पॉल्डिंग ने रिक्वेस्ट किया कि आपको ये जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, और उनके रिक्वेस्ट करने पर ही मिस्टर विल्सन और स्पॉल्डिंग दोनों के दोनों उस एडवर्टाइजमेंट में दिए हुए एड्रेस पे चले गए। एंड व्हाट वाज द एड्रेस? 7 फ्लीट स्ट्रीट, दैट वाज द एड्रेस इन द एडवर्टाइजमेंट। तो दोनों भी वहां चले गए। फ्लीट स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल, और ये फ्लीट स्ट्रीट पर जैसे ही वो लोग पहुंचे तो वहां देखें तो इतना सारा कॉम्पिटिशन है, इतने सारे रेड हेडेड लोग वहां पे थे, बहुत भीड़ थी रेड हेडेड लोगों की। सो मिस्टर विल्सन थॉट दैट विथ सो मच कॉम्पिटिशन ही वुड नॉट गेट द जॉब। अब कंपटीशन क्यों था वहां पे? कंपटीशन इसलिए वहां पे था क्योंकि जो पे वो दे रहे थे ना, दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव। एक हफ्ते का 400 पाउंड ना, 400 पाउंड किसे कहते हैं? आज हम इंडियन करेंसी की बात करें तो वो करीब करीब 100 रुपीज हो जाता है। आज की तारीख में 99.92 है पाउंड का इंडियन करेंसी में, अगर हम ट्रांसफॉर्म करें तो। ये नॉर्मली चलता है ब्रिटिश, इंग्लैंड, वो एरियाज में ये पाउंड चलता है यूरोप में। तो 400 पाउंड्स अ वीक मिलेगा तो कौन काम करने को तैयार नहीं होगा? तो वो तो बहुत सारे लोग वहां पर आ गए थे जॉब के लिए। तो मिस्टर विल्सन को लगा कि यार यहाँ तो बहुत कंपटीशन है, यहाँ मुझे तो कोई जॉब नहीं मिलने वाला है, और वो जाना चाहते थे। लेकिन स्पॉल्डिंग पुश थ्रू द क्राउड, स्पॉल्डिंग ने भीड़ में से निकल के गया एंड टुक मिस्टर विल्सन टू द ऑफिस, और वो मिस्टर विल्सन को ऑफिस लेके गया। There was nothing in the office but a couple of chairs and a table. A red-headed man sat behind the table. He was Mr. Duncan Ross, a representative of the Red-Headed League. He was very pleased to see Mr. Wilson and announced immediately that he was well suited for the job. He shook hands with Mr. Wilson, congratulated him, and told all other candidates to go back. अब जब वो लोग दोनों ऑफिस पहुंचे, स्पॉल्डिंग और मिस्टर विल्सन, तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे, और कुछ चेयर्स एंड टेबल भी वहां पर थे। कपल ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स वहां पर पड़े थे, और बहुत सारे लोग भी वहां बैठे हुए थे। और मिस्टर डंकन रोस, जो कि इस रेड हेडेड लीग का रिप्रेजेंटेटिव था, वो मिस्टर डंकन रोस वहां पे बैठा हुआ था। और जैसे ही उसने देखा मिस्टर विल्सन को आते हुए, और वो बहुत खुश हो गया, ही वॉज वेरी मच प्लीज्ड, और उसने इमीडिएटली ये अनाउंस भी कर दिया कि आप ही इस जॉब के लिए राइट पर्सन हैं, सूटेबल, आपको ही ये जॉब सूट करता है। और उन्होंने मिस्टर डंकन रॉस ने मिस्टर विल्सन के साथ हाथ मिलाया और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि ये जॉब आपको मिल गई है, और बाकी के कैंडिडेट्स को कहा कि अब आप सब लोग चले जाइए, टाटा बाय बाय कर दिया सबको। मिस्टर डंकन रॉस एक्सप्लेन्ड दैट मिस्टर विल्सन वुड हैव टू बी इन द ऑफिस फ्रॉम 10 to 2। मिस्टर डंकन ने यह भी बताया कि मिस्टर विल्सन को ऑफिस का टाइमिंग्स क्या है मिस्टर विल्सन के लिए, फ्रॉम मॉर्निंग 10 to आफ्टरनून 2, यानी सुबह 10 से लेके 2 बजे तक 4 घंटे बैठना है। इफ ही लेफ्ट द ऑफिस ही वुड लूज द जॉब, और अगर वो बीच में चले गए, बीच में से उठ के चले गए, 10 से 2 के बीच में उठ के चले गए, तो उनकी जॉब चली जाएगी। स्पॉल्डिंग assured मिस्टर विल्सन दैट ही वुड लुक आफ्टर मिस्टर विल्सन्स बिजनेस इन हिज एब्सेंस। और जो स्पॉल्डिंग लेकर आया था ना उनको वहां पे, उनका असिस्टेंट, तो उन्होंने मिस्टर विल्सन को अश्योर किया कि आप कमाओ ना यहाँ पे बैठ के, आपके बिजनेस को मैं संभाल लूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो अपने बिजनेस की। द पे वॉज फिक्सड एट 4 pounds अ वीक, एक हफ्ते के 400 पाउंड्स मिलेंगे। एंड द वर्क, सेड मिस्टर विल्सन। तो मिस्टर विल्सन पूछ रहे हैं तो काम क्या है? उनको तो यही नहीं पता था काम क्या करना है, जॉब तो मिल गई उनको, लेकिन यही नहीं पता था काम क्या करना है। तो मिस्टर विल्सन ने पूछा, अरे व्हाट अबाउट द वर्क? यू हैव टू कॉपी आउट द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। अब वो कहते हैं, मिस्टर डंकन रोज कहता है कि आपको एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये आपको कॉपी करना है। और व्हाट इज एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका?
ये एनसाइक्लोपीडिया इज समथिंग, मतलब किसी चीज के बारे में डिटेल्ड स्टडी होती है। और ब्रिटानिका एक बुक है जिसके अंदर काफी चीजों की काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, और ये एवरी ईयर रिन्यू होती रहती है। एवरी ईयर उसमें कुछ न्यू न्यू एडिशंस आते रहते हैं। तो यू हैव टू कॉपी आउट द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, मतलब ये एनसाइक्लोपीडिया आपको कॉपी करना है। एनसाइक्लोपीडिया एक बहुत ही बड़ी बुक होती है, बहुत ही जाड़ी बुक होती है, उसको कॉपी करना इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। आज के ज़माने में कोई चीज़ कॉपी करना है वेस्ट ऑफ टाइम। आज तो हमें अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो हम इमीडिएटली गूगल करते हैं, उसका प्रिंट आउट कर लेते हैं। बट ये उस वक्त का टाइम है जब इन्होंने कहा कि ये कॉपी करना है ब्रिटानिका। द पे वॉज वेरी गुड एंड द वर्क वॉज लाइट। मिस्टर विल्सन एक्सेप्टेड द जॉब एंड बिगेन हिज वर्क द वेरी नेक्स्ट डे। Mr. Duncan Rose was there in the office to see that Mr. Wilson did his work properly and did not leave the office. He told Mr. Wilson to start with the letter A. Mr. Wilson wrote diligently for 4 hours without leaving his place. Mr. Rose would drop in from time to time to see that all was right with Mr. Wilson. At 2 o'clock he bade Mr. Wilson good day and locked the door of the office. अब इतना अच्छा पे था, 400 पाउंड्स एक हफ्ते का, वो भी तो कौन मना करेगा ये काम करने के लिए। और काम भी बहुत छोटा ही था, ज़्यादा डिफिकल्ट वर्क नहीं था, बहुत इजी वर्क था। तो मिस्टर विल्सन तो रेडी हो गए, उन्होंने जॉब एक्सेप्ट कर लिया और अगले ही दिन उन्होंने अपना जॉब चालू कर दिया, काम चालू कर दिया। मिस्टर विल्सन जब आए तो वो ऑफिस ना छोड़ के जाए, इसके वजह से वो मिस्टर रोज जो है वो वहीं पर बैठे रहते थे और उनके ऊपर नजर रखते थे। और उन्होंने कहा कि क्या कहाँ से काम चालू करना है, लेटर ए से लिखना चालू करना है। यानी एनसाइक्लोपीडिया में ए से जितने भी वर्ड्स है, जितने भी वर्ड्स की मीनिंग है, वो सब उनको लिखना है। हालांकि डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। डिक्शनरी में सिर्फ वर्ड का मीनिंग दिया जाता है, एनसाइक्लोपीडिया वो वर्ड का यूजेज कहाँ कहाँ पर होता है, अगर उस वर्ड से रिलेटेड कोई पिक्चर्स है तो वो भी दिए जाते हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया एक बहुत वास्ट चीज़ है। तो उन्होंने लेटर ए दिया एनसाइक्लोपीडिया में से लिखने के लिए। मिस्टर विल्सन ने रिस्पॉन्सिबली लिखना चालू किया। डिलीजेंटली मीन्स रिस्पॉन्सिबली। 4 घंटे तक उन्होंने लिखना चालू किया। 10 बजे वो आए थे, 2 बजे वो उठे, 2 बजे फिर मिस्टर डंकन रोज ने उनको टाटा बाय बाय किया और अपनी ऑफिस बंद कर दी। This went on day after day. Mr. Holmes said Mr. Wilson, and on Saturday I got my salary. It was the same next week and the same the week after. After a few days, Mr. Duncan Rose came in only once in a while, and after a time he did not come in at all. अब ये रोज चलता रहा। रोज 10 बजे वो मिस्टर विल्सन पहुंच जाते थे ऑफिस, 2 बजे वहां से निकलते थे और वो कॉपी अपना करते रहते थे। और मिस्टर विल्सन जो है टाइम टू टाइम आकर उनको देखते रहते थे कि वो क्या कर रहे हैं। और सैटरडे को उनको उनकी पेमेंट मिल गई, सैलरी मिल गई। और ऐसा ही सेम चलता रहा नेक्स्ट वीक, फिर उसके अगले हफ्ते भी चलता रहा। लेकिन कुछ हफ्तों तक ये सब काम होने के बाद आफ्टर अ फ्यू डेज मिस्टर डंकन रोज सिर्फ एक ही बार उनको देखने के लिए आने लगे। पहले तो सिर्फ उनके ऊपर ही नजर रखते थे, लेकिन फिर उसके बाद मिस्टर डंकन रोज बार बार आने की बजाय, उनको चेक करने की बजाय सिर्फ एक ही बार आते थे। और थोड़े टाइम के बाद में तो वो एक बार भी उन्होंने आना बंद कर दिया। जो पहले एक बार आते थे देखने के लिए उनको मिस्टर विल्सन को क्या कर रहे हैं, वो भी उन्होंने आना बंद कर दिया। मिस्टर विल्सन कंटिन्यूड, 8 weeks had passed like this, and I have written about aborts, archery, etc., and hoped that I might get on to B soon. And then suddenly the whole business came to an end. अब मिस्टर विल्सन जो है अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 8 हफ्ते पास हो गए। 8 हफ्ते यानी 2 महीने, 2 महीना पूरा पास हो गया और मैंने बहुत कुछ लिखा है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के बारे में, जैसे एबॉर्ट्स के बारे में, आर्चरी एक्सेट्रा, काफ़ी चीज़ मैंने लिखी है। ये सभी जो है आपको आंसर में मिल जाएगा इसका। एंड होप दैट आई माइट गेट ऑन टू बी, और मैंने ये भी होप थी मेरी कि अब जल्द से जल्द मैं बी पर पहुंचूं, क्योंकि 2 महीने से मैं ए पर लिख रहा हूँ। यानी सोचो एनसाइक्लोपीडिया कितना वास्ट है, 2 महीने से वो इंसान ए लेटर के ऊपर ही लिख रहा है। तो अब वो सोच रहा है कि मैं जल्द से जल्द लेटर बी पे पहुंचूं, एंड देन सडनली द होल बिजनेस कम टू एन एंड। यानी कि मैं तो सोच ही रहा था कि बी से कब चालू करूंगा और अब सडनली एकदम से ये बिजनेस पूरा का पूरा बंद हो गया। तो होम्स पूछता है, टू एन एंड? होम्स आस्क्ड,
होम्स जो है, शर्लॉक होम्स, वो पूछता है टू एन एंड, मतलब क्या खत्म हो गया? यस सर, दिस मॉर्निंग आई वेंट टू माई वर्क एज यूजल एट 10 o'clock, but the door was shut and locked with a little note nailed on it. It said, "The Red-Headed League is dissolved on October 9, 1880." तो जैसे ही शर्लॉक पूछता ना टू एन एंड, तो वो विलियम कहता है, मिस्टर विलियम, यस सर, आज सुबह जब मैं वहां गया अपना काम करने के लिए एज यूजुअल 10 बजे, तो दरवाजा बंद था और उसके ऊपर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ था जिसको नेल करके वहां पर लगाया गया था, और उसमें ये कहा गया था, द रेड हेडेड लीग इज डिजॉल्व्ड, कि ये जो रेड हेडेड लीग है वो डिजॉल्व हो गया है। डिजॉल्व होना मतलब वो चीज हैज कम टू एन एंड, वो लीग खत्म हो चुकी है, इट हैज कम टू एन एंड। और डेट भी लिखा है, कौन से डेट को ये डिसॉल्व हो गया है, अक्टूबर 9, 1880, मतलब इस साल वो डिसॉल्व हो गया। आई वॉज शॉक्ड, आई डिड नॉट नो वॉट टू डू। तो मिस्टर विल्सन कहते हैं कि मैं एकदम शॉक्ड हो गया, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या करूं। मिस्टर विल्सन वेंट ऑन विथ हिज स्टोरी, और मिस्टर विल्सन अपने स्टोरी आगे बढ़ा रहे थे। वो क्या कहे, उन्होंने क्या कहा, आई मेड इंक्वायरीज एट द नियर बाय ऑफिसेस, बट नन ऑफ देम न्यू एनीथिंग अबाउट द लीग, द रूम्स हैड बीन रेंटेड अंडर अ फॉल्स नेम। तो जब मिस्टर विल्सन ने जब देखा दरवाजा बंद है और ऐसा लिखा गया है, द रेड हेडेड लीग हैज बीन डिसॉल्व, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आसपास के शॉप्स में इंक्वायरीज की इसके बारे में, लेकिन किसी को भी पता नहीं था व्हाट इज रेड हेडेड लीग उसके बारे में। और इनफैक्ट जब ज़्यादा डिटेल में इंक्वायरी की तो पता चला कि ये जो रूम था, ये जो ऑफिस था, ये भी एक गलत नाम के अंडर में रेंट पे लिया गया था, under a wrong name. I went home and asked my assistant Spaulding for advice, but he could not help me in any way. फिर मिस्टर विल्सन ने कहा कि जब मैं घर गया ऑफिस से, और मेरे जो असिस्टेंट थे जिन्होंने मुझे ये, मेरा जो असिस्टेंट था जिसने मुझे ये बताया था जॉब के बारे में, जब मैंने उसे ये कहा कि ये डिसॉल्व हो गया रेड हेडेड लीग, तो वो भी मुझे किसी तरीके से हेल्प नहीं कर पाया, उसके पास भी कोई आंसर नहीं था। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अबाउट द लीग। अब मिस्टर विल्सन कहते हैं कि मुझे पता करना है कि ये लीग क्या है, एंड मिस्टर होम्स हु दे आर एंड व्हाई दे प्लेड दिस प्रैंक अपॉन मी। तो मिस्टर होम्स को कह रहा है मिस्टर विल्सन कि वो लोग कौन है और उन्होंने मेरे साथ ये मजाक क्यों किया, मेरे साथ ये प्रैंक करना है, इन्हें मजाक करना, मेरे साथ मजाक क्यों किया ये। द होल थिंग इज अ मिस्ट्री, ये सब कुछ मेरे लिए एक सस्पेंस है, एक मिस्ट्री है। दैट इज वाई आई केम टू यू, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ अबाउट यू, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, ये मिस्ट्री सॉल्व कीजिए, मुझे पता करना है, जानना है वो सब कौन है, और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। होम्स फाउंड मिस्टर विल्सन स्टोरी वेरी अनयूजुअल। ही आस्क्ड मिस्टर विल्सन, दिस असिस्टेंट ऑफ योर्स हु फर्स्ट कॉल्ड योर अटेंशन टू द एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज ही लाइक। तो मिस्टर जो शर्लॉक होम्स थे, उन्होंने मिस्टर विल्सन, उन्होंने जब ये सुनी मिस्टर विल्सन की स्टोरी, तो उनको थोड़ी अजीब लगी, अनयूजुअल, कि ऐसे कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने पूछा मिस्टर विल्सन से कि ये जो असिस्टेंट है तुम्हारा, जिसने तुम्हें ये एडवर्टाइजमेंट की तरफ तुम्हारा ध्यान लगाया था, वो कैसा दिखता है, दिखने में कैसा है। तो मिस्टर विल्सन ने कहा, स्मॉल स्टाउट विथ नो हेयर ऑन हिज फेस। कैसा है स्पॉल्डिंग, स्मॉल है यानी छोटी कद का है, स्टाउट मीन्स शॉर्ट अगेन, विथ नो हेयर ऑन हिज फेस यानी मूछे तो है ही नहीं उसके, फेस पे बिल्कुल भी बाल नहीं है, टकलू भी बोल सकते हैं। ही हैज अ वाइट स्प्लैश ऑफ एसिड ऑन हिज फोरहेड, और उसके सर पे जो है एक एसिड का मार्क है, जैसे कोई एसिड उसके ऊपर गिर गया गलती से और वो स्प्लैश बोलते ना, बूंद गिर जाना कहीं से, तो वो एसिड का निशान है उसके सर पे, फोरहेड पे। आई थॉट एज मच, सेड मिस्टर होम्स, इज ही स्टिल विथ यू। तो अब ये मिस्टर होम्स के दिमाग में ऑलरेडी कुछ ना कुछ चल रहा है, जैसे ही उन्होंने स्टोरी सुनना स्टार्ट किया, कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में चलता रहता है। डिटेक्टिव है, वो हर चीज को बहुत अलग अलग नजरियों से देखते हैं और हर चीज को अलग अलग जगह पे पुट करके देखते हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे लगा ही था, मतलब उनको कुछ आइडिया होगा इसके बारे में पहले से। और वो उसको पूछते हैं, क्या वो अभी भी तुम्हारे साथ काम कर रहा है। ओह यस सर, मिस्टर विल्सन कहते हैं, हाँ अभी भी वो मेरे साथ ही है। दैट विल डू मिस्टर विल्सन, I can give you my opinion on this subject in a day or two. Today is Saturday and by Monday we may come to a conclusion. तो मिस्टर शर्लॉक जो होम्स है वो कहते हैं मिस्टर विल्सन को कि ठीक है,
अगर वो आपके साथ ही काम कर रहा है तो मैं अपना ओपिनियन इस सब्जेक्ट के ऊपर आपको 1 या 2 दिन में दे दूंगा। आज सैटरडे है और मंडे तक आपको इसका मैं पूरा खुलासा कर दूंगा। ये जो भी आपकी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, मैं सारी चीजें, मैं प्रॉपर कंक्लूजन पे आ जाऊंगा, प्रॉपर नतीजे पर आ जाऊंगा कि ये लोग कौन है, इन्होंने ये प्रैंक आपके साथ क्यों किया है, इनका मकसद क्या है, एवरीथिंग आई विल कम टू नो। यानी कौन से दिन मिस्टर विल्सन ने स्टोरी सुनाई है शर्लॉक होम्स को? ऑन सैटरडे। और कौन से दिन वो कंक्लूजन पे आने वाले थे? ऑन मंडे। अब आगे क्या होता है हम देखेंगे पार्ट 2 में। और अभी मैं आपको ले चलती हूँ इसके आंसर्स की तरफ। फाइंड सैंपल्स ऑफ क्लासिफाइड एड्स फ्रॉम एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, वेयर विल द एडवर्टाइजमेंट बी सीन इन द क्लासिफाइड। ये मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, न्यूज़पेपर में ये क्लासिफाइड्स का एड हमेशा आपको मिलता है वैकेंसीज के लिए, कि यहाँ पर जगह खाली है अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। सो द एडवर्टाइजमेंट जो है, जो स्टोरी में बताया गया है, उस टाइप का एडवर्टाइजमेंट हम कहाँ दे सकते हैं? विल बी सीन अंडर द सिचुएशन वैकेंट और करियर सेक्शन ऑफ द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स इन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। क्लासिफाइड करके एक टॉपिक ही आता है न्यूज़पेपर्स में। अगर आपके घर पे है न्यूज़पेपर तो आप देख सकते हो, एक क्लासिफाइड करके एक टॉपिक रहता है, उसके नीचे आप करियर्स में या वेकेशंस में आप देख सकते हो, आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स वहां पे मिल जाएंगे। वॉट डू यू हैव टू डू वेन यू आर टोल्ड टू अप्लाई इन पर्सन? जब हमें अप्लाई इन पर्सन कहा जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? When we are told to apply in person, we are supposed to personally go to a designated place and give our application. The application cannot be sent through a mail, post, etc. ये चीज मैंने आपको बताई थी। Find out how photographs were developed in those days. During those days, photographs were taken on a celluloid film-based negative. A negative was a sheet of flexible plastic that had silver salts on it. These negatives were developed into photographs by exposing them into light. आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं नेगेटिव्स क्या होते हैं फोटोग्राफी के लिए, तो हो सकता है उनके पास कोई सैंपल हो तो आपको देखने मिल जाएगा। आंसर द फॉलोइंग। Why was Fleet Street full of red-headed people? Fleet Street was full of red-headed people because many red-headed people had come to apply for the job at the Red-Headed League. Who was well suited for the job? Mr. Wilson was well suited for the job. Why did Mr. Wilson accept the job? Mr. Wilson accepted the job because the pay was good and the work was light. Who do you think is smarter, Mr. Wilson or his assistant? Give reason for your answer. I think that Mr. Wilson's assistant is smarter than him because he was the one who showed him the advertisement and convinced him to apply for the job at the Red-Headed League. He not only went along with him to the Red-Headed League's office, but he also motivated him to go ahead when he saw many red-headed people at Fleet Street. Thus, he was clearly more in control of the situation the entire time, which hints at him being the smarter one amongst the two. Would you like to do a job as Mr. Wilson? Why? No, I would not like to do a job as Mr. Wilson because his job was too light. It did not involve any knowledge or skill except for copying. Also, the job required him not to leave the room for 4 hours. This kind of a rule would have raised doubts in my mind. Hence, I would not like to do a job which has no purpose and has unnecessary and suspicious rules as Mr. Wilson. Now, my dear students, ये आंसर एक पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप आंसर है। आप इसमें जिस टाइप से चाहे आंसर लिख सकते हैं, येस नो कुछ भी लिख सकते हैं। येस लिखो तो भी आपको रीजन देना है, नो लिखो तो भी आपको रीजन देना है। What would you advise Mr. Wilson to do in the given situation? I would advise Mr. Wilson to go to the police in such a situation so that an official inquiry can be made into the Red-Headed League and the truth can be brought to light. Why would anyone want to copy an encyclopedia? Think of 2 good reasons. A person might want to copy an encyclopedia for the following reasons. He or she might want to memorize the content, or he or she want to copy it and make another encyclopedia from the information. What would we do today if we needed copies of text from a big book? If we needed copies of text from a big book today, we would either get it photocopied or get it scanned to get the printouts. Photocopied means Xerox. Suggest a few words that may appear under A from archery in an encyclopedia. Some words that may appear under A after archery in an encyclopedia can be astronomy, astronaut, asteroid, etc. What is the difference between a dictionary and an encyclopedia?
The difference between a dictionary and an encyclopedia is that a dictionary is a source that lists various words of a language in alphabetical order, giving details such as meaning, pronunciation, origin, etc. Whereas an encyclopedia is a source that gives information on various topics or aspects of a subject, generally in an alphabetical order. Dictionaries are language based, such as Hindi, English, Marathi, etc., whereas encyclopedias are based on subjects such as history, science, etc. Find and write the descriptions of different people given in the story. The characters described in the story are well. इन इस क्वेश्चन में मैंने आपको सभी कैरेक्टर्स दे दिए हैं जो पार्ट 2 में भी आ रहा है, तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए आप ये आंसर लिख सकते हो. The characters described in the story are Mr. Wilson. He was an old man with bright red hair. He was a pawnbroker. Mr. Spaulding, he was Mr. Wilson's assistant. He is described as a small, stout man with no hair on his face. He worked efficiently and took half of the normal wages. He liked photography and used the cellar to develop his photographs quite often. Later, he was found that he was the well-known criminal Clay. Mr. Rose, Mr. Duncan Rose was the representative of the Red-Headed League. He had red hair. He gave the job to Mr. Wilson, and later it was found that he was also a criminal working with Clay to steal the gold from the bank. Sherlock Holmes, he is a famous detective who was approached by Mr. Wilson to investigate the sudden closing of the Red-Headed League. He seemed observant and intelligent. Dr. Watson, he is the narrator of the story and also a close friend of Sherlock Holmes. Mr. Merriweather, he was a banker and the chairman of one of the main banks of London. Mr. Jones, he was a police officer with the Scotland Yard. So we finish our chapter over here with the answers section. I'll soon come up with the next video. So stay tuned. Till then, stay safe, stay secure. Thank you.